यह क्रिया इतनी सुंदर लग रही थी, ऐस की काउबॉय टोपी, साबो की टॉप टोपी और इयान की भालूकान वाली टोपी कि जब टोपियां बंद की गईं, तो तीनों फिर से हंसने से खुद को नहीं रोक सके। मैं जा रहा हूं, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। साबो ने आरव और ईशान को गले लगाया, फिर मुड़कर हाथ हिलाकर जाते हुए कहा। ईशान और आरव के जाने के बाद ईशान आरव की ओर मुड़ा। अब तो काम हो गया, आरव, क्या अब भी तुम टीच को ढूंढोगे? हाँ। आरव ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, दरअसल इस दौरान मैं साबो से रिवॉल्यूशनरी आर्मी के खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल करके टीच का पता लगाने के लिए कह रहा हूं। इसके अलावा मेरे पिता से भी खबर मिली है, इसलिए अब मुझे उसके ठिकाने का अंदाजा हो गया है। लगता है कि जर्मा की तलाश और ड्रेसरोसा के आने के बीच वह काफी देर तक वेस्ट ब्लू में रहा होगा, लेकिन अब लगता है कि वह ग्रैंड लाइन लौटने का इरादा रखता है। मुझे उसे वापस लाने के लिए इस मौके का फायदा उठाना होगा। वेस्ट ब्लू। ईशान फिर बैठ गया, सोचने लगा और अचानक आरव से पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि टीच वेस्ट ब्लू गई? आरव दंग रह गया, वह ईशान को समझ नहीं पाया। ईशान ने समझाया, क्या आपने गौर किया है कि टीच वाकई बहुत सोच समझकर काम करता है? वह व्हाइट बियर्ड पायरेट्स में इतने लंबे समय से रुका हुआ है, सिर्फ एक शैतानी फल के लिए जो उसे पसंद है। यहाँ तक कि जब वह भागता भी है, तो ऐसा नहीं लगता कि वह वहां किसी दहशत में है। तुम्हारा मतलब है कि उसने जानबूझकर वेस्ट ब्लू चुना? आरव ने संदेह से पूछा। मैं नहीं कह सकता। ईशान ने भौहें चढ़ाकर कहा, मुझे हमेशा लगता है कि वह किसी खास मकसद से पश्चिमी सागर गया था। मैंने सुना है कि टीच ने वेस्ट ब्लू में अपने पहले साथियों की भर्ती की और ब्लैकबियर्ड पायरेट्स ग्रुप बनाया। आरव ने कहा, शायद वो ऐसा करने के लिए वहां गया था। आखिर वेस्ट ब्लू में तो कई मशहूर पायरेट्स हैं। ईशान को लगता है कि इसमें अभी भी कुछ गड़बड़ है। अगर उसे क्रूमेट्स की भर्ती करनी है, तो ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए कौन सा महासागर सबसे अच्छा है? वह वेस्ट ब्लू क्यों गया? अगर उसे अपने साथ मजबूत लोग ढूंढने हैं, तो क्या साउथ ब्लू जाना बेहतर नहीं होगा? आखिरकार साउथ ब्लू को चारों समुद्रों में सबसे मजबूत माना जाता है। हालांकि ईशान टीच नहीं है और वह अपने असली उद्देश्य का पता नहीं लगा सकता है, इसलिए वह इसे केवल कुछ समय के लिए अलग रख सकता है। तो फिर करते हैं। ईशान बोला, 1-2 दिन मेरा इंतजार करो। समुद्री लुटेरों के ग्रुप का काम निपटा लेने के बाद मैं तुम्हारे साथ टीच को ढूंढने चलूंगा। ईशान आरव को ब्लैकबियर्ड का शिकार करने अकेले नहीं जाने दे सकता था। अगर ऐसा है तो उसे शक है कि आरव टीच के हाथों में पड़ ही जाएगा। अब जबकि दोस्ती की शराब पी जा चुकी है, वह और आरव सच्चे भाई बन गए हैं, तो जाहिर है चुपचाप बैठकर यह सब होते देखना नामुमकिन है। ठीक है, आरव ने सोचा और इयान का सुझाव मान लिया। आखिरकार व्हाइट बियर्ड ने ही तो उसे ईशान के पास आने को कहा था। आरव व्हाइट बियर्ड का बहुत सम्मान करता था और स्वाभाविक रूप से उसकी बात सुनता था। इसके अलावा वह इयान की बातों से भी सहमत था। उसे हमेशा लगता था कि ईशान सब कुछ जानता है और उसके साथ रहने पर उसे और भी ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होता था। इसलिए शाम को साबो के चुपचाप चले जाने के बाद ईशान ने अपनी व्यवस्था शुरू कर दी। चूंकि ईशान टीच का शिकार करने में आरव की मदद करने वाला था, तो स्वाभाविक रूप से कुछ जनशक्ति लाना जरूरी है। टीच मौजूदा आरव जितना मजबूत नहीं होगा और उसका पीछा एक और व्यक्ति करेगा। तथाकथित व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के दूसरे डिवीजन के सदस्यों को एसएस की टीम ने कभी नहीं देखा है, इसलिए 4 लोगों और टीच के खिलाफ जाकर आरव जरूर पकड़ा जाएगा। ईशान अब ऐसी गलती नहीं करेगा,
लेकिन वह अपने पूरे समुद्री डाकू समूह को अपने साथ नहीं ले जा सकता। उनका स्काई आइलैंड अब ड्रैगन हंटर्स का असली अड्डा है। ऐसे बहुत कम समुद्री डाकू समूह हैं जो स्काई आइलैंड को अपना अड्डा बना सकते हैं, इसलिए ईशान ने इसे बहुत महत्व दिया। स्काई आइलैंड का नवीनीकरण अभी भी जारी है और किसी को इस काम की देखरेख करनी होगी, इसलिए वह केवल अंकल राघव चौहान से ही इसकी देखभाल करने के लिए कह सकता है। वरुआ ने कहा कि स्काई आइलैंड और जमीन के बीच संचार में कुछ समस्याएं लग रही हैं। देन मुशी सिग्नल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वह वहां एक होस्ट देन मुशी स्थापित करने की योजना बना रहा है। जब तक यह स्थापित हो जाता है, ईशान हमेशा खुले समुद्र में भी उनसे कभी भी संपर्क कर सकता है। इसलिए इन दोनों लोगों को स्काई आइलैंड पर ही रहना होगा। ईशान को सब समझ आ गया और आखिरकार उसने नानी को लाने की योजना बनाई। वैसे महेश नाम का रसोइया भी है जो कम से कम उनके लिए खाना तो बना ही सकता है, लेकिन महेश के साथ डोरोनी भी आ जाएगी। अब महेश के अलावा उसकी भूख मिटाने वाला कोई नहीं है। साथ ही ईशान ने निको, ऋतु और रीजू को भी अपने साथ लाने की योजना बनाई, क्योंकि ईशान टीच का पीछा करने वाला है और उन्हें कोई पोनेग्लिफ मिल सकता है। इसलिए अगर ऋतु आसपास होगी तो उन्हें समझना आसान होगा। रीजू के लिए यह आसान था क्योंकि ईशान ने उसे संजय से मिलवाने का वादा किया था। ईशान को नहीं पता था कि संजय से उसकी मुलाकात होगी या नहीं, लेकिन अगर नहीं भी हुई तो भी वह उसे स्काई आइलैंड पर नहीं छोड़ सकता था। अब रीजू ड्रैगन हंटर पायरेट्स के लिए अभी भी एक बाहरी व्यक्ति है और उसे ड्रैगन हंटर पायरेट्स के तुरूप के पत्ते ढूंढने के लिए इधर-उधर भटकने नहीं दे सकता था। वैसे बेबी 5 भी है। एक नौकरानी के तौर पर बेबी 5 बेहद काबिल है। उसकी मदद और देखभाल से ईशान कहीं बाहर भी हो तो ज्यादा निश्चिंत रहेगा। जब उम्मीदवारों का चयन हो गया तो ईशान ने राघव चौहान को ढूंढा और उन्हें मामले के बारे में बताया। बहुत तकलीफ उठाई है आपने, राघव चौहान अंकल। ईशान थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला। उसे लगा कि राघव चौहान को इतने समय तक अपने घर की रखवाली के लिए छोड़ दिया गया था। सही कहा, आखिरकार मैं हमारे समुद्री डाकू समूह का उपकप्तान हूँ। राघव चौहान बस मुस्कुराया और उसे लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसे वाकई ड्रैगन हंटर पायरेट्स में होना बहुत अच्छा लग रहा था। न सिर्फ वह कभी भी महजूम खेल सकता था, बल्कि अब उसके पास 2 छोटी बच्चियां वॉलनट और शुगर थीं, जो उसके जीवन में खुशियां भर रही थीं। तो फिर अगर मरीन ने आपसे संपर्क किया है और वे शोध सामग्री के बदले 1-2 पैसिफिस्टा देने को तैयार हैं, तो उन्हें वो दे दीजिए जो वे चाहते हैं। ईशान ने कहा, जहां तक पैसिफिस्टा के स्वागत की बात है अंकल, वो आप पर निर्भर है। आप उसे स्काई आइलैंड ले जा सकते हैं और एक रक्षात्मक बल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुगर के लिए, हालांकि आप उसे निजी तौर पर लेते हैं और उस पर नजर रख रहे हैं, मुझे लगता है कि वह अभी भी खतरनाक है। ईशान ने कहा, अगर बात नहीं बनती तो आओकिजी से संपर्क करें और मरीन से कुछ कैरोसेकी सीस्टोन राशन भेजने को कहें और शुगर को उसे पहना दें। चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा, राघव चौहान ने कहा। ईशान ने सिर खुजलाया और कुछ नहीं बोला। दरअसल उसे राघव चौहान के साथ उसका रिश्ता कुछ अजीब सा लग रहा था। हालांकि राघव चौहान नाम मात्र के लिए उसका उपकप्तान था, शायद फुजितोरा की उम्र की वजह से उसने ईशान को यह एहसास दिलाया कि वह समूह का पिता है जो उसकी और बाकी सदस्यों की मदद और सहायता करता है। जब सब कुछ समझा दिया गया तो ईशान ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि डोफ्लेमिंगो और कार्तिक एक संभावित खतरा हैं,
लेकिन जिस क्षण आरव उसके पास आया, उसने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ड्रैगन हंटर पायरेट्स और व्हाइटबियर्ड पायरेट्स ने पहले ही सुलह की घोषणा कर दी है। उम्र ठीक है, नहीं, सटीक रूप से कहें तो जब टीच ने दलबदल किया था, ओयाजी ने ईशान के साथ सुलह कर ली थी। अब ईशान और आरव मिलकर टीच का पीछा कर रहे हैं, इसलिए दुनिया को जानबूझकर यह बताने की कोई जरूरत नहीं है कि व्हाइटबियर्ड चुपके से ड्रैगन हंटर पायरेट्स का ख्याल रखेगा। कार्तिक व्हाइटबर्ड को उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता। सावधानी पूर्वक गणना करने के बाद ईशान को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में उसने अनजाने में ही धीरे धीरे अपने संबंध स्थापित कर लिए थे। इसे हम शब्दों में कैसे बयां करें? अपने अनगिनत दुश्मनों से मत डरो। जब तक तुम्हारे पास कई भरोसेमंद दोस्त हैं, तब तक तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। निर्णय होने के बाद ईशान और आरव अगले दिन कुजा समुद्री डाकुओं की नाव पर रवाना हुए, ठीक उसी समय जब भावना हैनकॉक ने अमेजन लिली लौटने की योजना बनाई थी। ईशान और आरव ने एक साथ एक और यात्रा की। ऐसा कहने के बाद इयान का साथ देने का स्तर और भी ऊंचा होता जा रहा है। ऋतु को ईशान के साथ समुद्र में जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। वह दरअसल ईशान के बारे में और जानना चाहती थी। उसने अपनी नियति को इतनी शांति से स्वीकार किया और ड्रैगन हंटर्स में शामिल हो गई, सिवाय इसके कि उसके पास ईशान का विरोध करने की ताकत नहीं थी। यह भी ईशान को लंबे समय से जानने और उस पर ध्यान देने से जुड़ा था। बेशक उस समय रॉबिन को ईशान की समझ अखबारों से मिली थी। उसने पहली बार ईशान को मारिजोआ में उसके द्वारा पैदा की गई परेशानियों से पहचाना था। दरअसल मनोवैज्ञानिक रूप से ऋतु ईशान के प्रति बहुत ग्रहणशील है, क्योंकि उसने ईशान में प्रतिरोध की एक मजबूत भावना देखी थी, जिसकी उसमें कमी थी। बात बस इतनी है कि ऋतु एक परिपक्व महिला है, लेकिन प्रशंसा तो प्रशंसा ही होती है। भले ही वह ईशान को पूरी तरह से न समझे, फिर भी उसे उसके प्रति अपनी सतर्कता बढ़ानी होगी, खासकर तब जब ईशान ने पोनेग्लिफ की नकल की हो। ऋतु, नाना, रीजू, बेबी 5, ईशान इस बार अपनी जान पहचान की अधिकांश महिलाओं को साथ लाया था, इसलिए भावना हैनकॉक की नाव लेना इतना अजीब नहीं था। खैर, यह पहली बार था कि कोई पुरुष कुजा समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ा था, इसलिए जहाज पर चढ़ते ही ईशान और आरव, साथ ही महेश और दोरोनी, कुजा की महिला सैनिकों की नजर में आ गए। हालांकि ये सभी महिला सैनिक ईशान और बाकियों को जानती थीं, लेकिन यह पहली बार था जब वे इतने करीब से मिले थे। इससे आरव और ईशान बहुत असहज लग रहे थे, क्योंकि ये लड़कियां हमेशा उन तक पहुंचना और उन्हें छूना चाहती थीं। कुजा समुद्री डाकू जहाज रवाना हो गया, और जब आओकीजी गुस्से में ईशान की तलाश में आया, तो वह किनारे पर आया और क्षितिज पर एक जहाज नौकायन पाया। आओकीजी ईशान को साबो और हथियारों के जहाज के गायब होने के बारे में पूछने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन ईशान ने उसे मौका नहीं दिया। वह ईशान से पूछ नहीं पाया। ड्रेसरोसा का मामला सुलझने के बाद उसे मरीन मुख्यालय लौटकर सेनगोकू को सारी बात बतानी थी। दरअसल ड्रेसरोसा पर ईशान द्वारा किए गए उपद्रवों से मरीन नहीं, बल्कि विश्व सरकार ज्यादा प्रभावित होती है। आखिरकार डोफ्लामिंगो शिचिबुकाई विश्व सरकार से घनिष्ठ संबंध रखता है, फिर भी मरीन से अलग है। कई वाइस एडमिरल और यहां तक कि एडमिरल भी स्वर्गीय यक्ष के आदि नहीं थे, विशेष रूप से सेनगोकू फ्लीट एडमिरल, जिसने गुप्त रूप से एक से अधिक बार उसके कार्यों की निंदा की थी। इसके अलावा डोफ्लामिंगो के प्रति सेनगोकू का असंतोष उसके खोए हुए शिष्य डोन क्विजोटे रोसिनांटे से आया था। हाँ, डोफी का छोटा भाई रोसिनांटे। रोसिनांटे मूल रूप से सेनगोकू द्वारा आयोजित एक अंडरकवर एजेंट था, लेकिन पता चलने पर उसके भाई ने उसे मार डाला। हालांकि सेनगोकू ने यह बात नहीं बताई,
लेकिन वह मन ही मन डोफ्लामिंगो से सबसे ज्यादा नफरत करता था। पहले सेनगोकू, डोफी और विश्व सरकार तथा दिव्य ड्रैगन के बीच संबंधों के कारण कुछ नहीं कह पाता था, लेकिन इस बार इयान के कारनामों ने आखिरकार डोफी के अपराधों को उजागर कर दिया और सेनगोकू को थोड़ा ठीक होने और अपने जीवन के उस पन्ने को मोड़ने में सक्षम बनाया। 4 सम्राटों, विशेषकर 100 जानवर समुद्री डाकुओं के साथ कृत्रिम शैतानी फलों का व्यापार, ड्रेसरोसा पर कब्जा करने की साजिश या हथियारों की तस्करी, ये सभी गंभीर अपराध हैं। खासकर ईशान से मिली प्रतिक्रिया से ऐसा लगता है कि G5 शाखा का कप्तान वर्गो भी डोनक्विजोट समुद्री डाकुओं का एक कैडर है। इसलिए जब उन्हें पता चला कि डॉफी ने उसे गुप्त जासूस के तौर पर मरीन के पास भेजा है, तो सेनगोकू को पता चल गया कि इस बार सेलेस्टियल ड्रैगन भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। सेनगोकू को जब पता चला कि डोफी का शिचिबुकाई पद छीन लिया जाएगा, तो वह बहुत खुशी से मुस्कुराया। पहली बार उसे लगा कि ईशान अब भी एक अच्छा इंसान है। बेशक इस पद के लिए किसी और की तलाश अभी भी जरूरी है। हालांकि यह बहुत परेशानी भरा है, फिर भी सेनगोकू का मूड अच्छा है। इसीलिए वह गोपाल के साथ चाय पीते हुए कुछ बिस्कुट भी खाता है। अब अगर त्सुरु अभी भी डॉफी को ढूंढने को तैयार है, तो वह उसे जितनी जरूरत है उतनी मैन पावर देकर उसे जाने देगा। वहां बहुत सारी गड़बड़ियां हुईं और ईशान और अन्य लोग एक नाव में समुद्र में चले गए। पूर्वी ब्लू में बहुत दूर जोरो मुसीबत में था। उसे मरीन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जिस व्यक्ति ने उसे पकड़ा वह ईशान का पूर्व परिचित था, लेफ्टिनेंट कमांडर मोहन। ओह नहीं, वह अब एक कैप्टन है। जोरो लंबे समय से समुद्र में नौकायन कर रहा है। जोरो शुरू से ही ग्रैंड लाइन पर जाना चाहता था। ईशान के आगे बढ़ने और एक अच्छा उदाहरण बनने के बाद जोरो को हमेशा से लगता था कि ग्रैंड लाइन पर कदम रखकर ही उसे असली अनुभव मिल सकता है। हालांकि ग्रैंड लाइन कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप आसानी से पहुंच सकें। जोरो को नौकायन और नौवहन के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा उसे दिशाओं का भी कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए जब भी वह रिवर्स माउंटेन जाने की योजना बनाता है, तो अंत में वह रास्ता भटक जाता है। यह बहुत दुखद है कि वह आज भी ईस्ट ब्लू में भटक रहा है। एक ही जगह पर लंबा समय बिताने के बाद जीवित रहने और खाने पीने के सवाल पर विचार करना स्वाभाविक है। जोरो एक ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य तरीकों से पैसा नहीं कमा सकता। इसलिए उसने ईशान की तरह ही एक समुद्री डाकू शिकारी की नौकरी चुनी। ईशान और कुइना के समान छोटे भाई के रूप में जोरो की तलवारबाजी आज भी शानदार है। इसलिए उन्होंने जल्दी ही इस उद्योग में अपना नाम बना लिया और पूर्वी ब्लू में एक प्रसिद्ध समुद्री डाकू शिकारी बन गए। ऐसा कहा जाता है कि वह थोड़ा प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि ईस्ट ब्लू में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त समुद्री डाकू शिकारी अभी भी ईशान है। हालांकि वह ईस्ट ब्लू में नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में हर जगह उसके बारे में किंवदंतियां हैं। ईस्ट ब्लू में कई समुद्री डाकू शिकारी हैं, लेकिन कोई भी खुद की तुलना ईशान से करने की हिम्मत नहीं करता। हो सकता है शुरुआत में जोरो को इस बात का कोई एहसास न हुआ हो, लेकिन जैसे जैसे उसकी समुद्री डाकू शिकारी की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, उसे धीरे धीरे ईशान का दबाव भी महसूस होने लगा। पूरब में इयान की उपलब्धियां एक साये की तरह थीं, जो हमेशा जोरो के कफन पर मंडराती रहीं। यदि जोरो ने यह बता दिया कि वह इयान का छोटा भाई है, तो वह एक पल में ईस्ट ब्लू के सभी समुद्री डाकू शिकारियों की प्रशंसा प्राप्त कर सकता है। लेकिन जोरो एक स्वाभिमानी व्यक्ति है और वह यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि वह ईशान से भी बदतर था। इसलिए जिन समुद्री लुटेरों का उसने शिकार किया है, उनके लिए इनाम बढ़ता ही जा रहा है। वह ईशान से मुकाबला करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहा है
जबकि ईशान को पता ही नहीं है कि वह क्या कर रहा है। कुछ दिन पहले जोरो ने हाल ही में डिक द माउंटेन व्हेल नाम से मशहूर एक समुद्री डाकू को पकड़ा था। इस समुद्री डाकू का इनाम 1 करोड़ बेरीज था। ईस्ट ब्लू में उसे एक महान समुद्री डाकू माना जाता है। समुद्री लुटेरों को पकड़ने के बाद अगला कदम इनाम इकट्ठा करना है। मूल रूप से ईस्ट ब्लू का सबसे बड़ा समुद्री अड्डा लोगेटाउन बेस है। इतना बड़ा इनाम होने के कारण वहां जाना उचित है, लेकिन जोरो इनाम लेने के लिए वहां जाने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि कुइना वहां काम कर रही है और उसे कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया है। अब सबसे प्रसिद्ध मरीन्स में से एक है व्हाइट हंटर सूर्या और दूसरी है कुइना। जोरो जब भी कुइना को देखता है तो उससे झगड़ा करने से खुद को नहीं रोक पाता है। इसलिए हालांकि जोरो ईस्ट ब्लू में एक समुद्री डाकू शिकारी था, फिर भी वह घमंडी था और लॉकडाउन जाने से कतराता था। वह मुख्य रूप से कुइना से मिलने से डरता है, क्योंकि हो सकता है कि वह फिर से उससे झगड़ा करे और हार जाए। इसलिए पहाड़ी व्हेल डिक को पकड़ने के बाद जोरो समुद्र में इधर उधर घूमता रहा और परिणामस्वरूप उसे वास्तव में एक समुद्री अड्डा मिल गया। अगर हम जोरो की दिशा ज्ञान की व्याख्या करना चाहें तो वह कभी भी उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा जहां वह जाना चाहता है। लेकिन अगर हम उसे 1-2 महीने के लिए अकेला छोड़ दें तो हम उसे लाफ टेल में भटकता हुआ पा सकते हैं। इसलिए ईशान ने एक बार उसे बहुत गंभीरता से कहा था कि अगर वह खो जाए तो 2 रास्ते हैं, एक तो वह अपनी जगह पर ही रहे और दूसरों के आने का इंतजार करे, और दूसरा यह कि यह न सोचे कि कहाँ जाना है, बस अनजाने में इधर उधर भटकता रहे। अब जोरो ने इयान की पूर्व सलाह पर ईमानदारी से अमल किया है, इसलिए उसे एक जगह मिल गई जहां से वह इनाम इकट्ठा कर सकता था। हालांकि जब वह खुशी खुशी पहाड़ी व्हेल डिक को द्वीप पर ले गया तो उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह ईस्ट ब्लू में मरीन की 153वीं शाखा है। जोरो को इयान की यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे 153वीं शाखा के प्रमुख मोहन और ईशान के बीच की दुश्मनी का भी पता नहीं था। यह सही है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईशान ने बंटी को यहाँ पकड़ा था, फिर वह भाग गया। उसके बाद मोहन ने सौदा किया और पदोन्नति पाली। सामान्य ज्ञान के अनुसार मोहन को ईशान का बहुत आभारी होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से मॉर्गन की सोच असामान्य थी। ईशान के उकसावे के बाद से मॉर्गन की सत्ता की चाहत बढ़ती ही गई और वह भाग्यशाली भी रहा। उसे मरीन्स ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और वह 153वीं शाखा का प्रभारी बन गया। और एक बार जब लोगों के पास ताकत आ जाती है तो वे अपना विस्तार करते हैं। मोहन के ऊंचे पद पर आसीन होने के बाद उसके आसपास के लोग उसका इतना सम्मान करने लगे कि वह और भी घमंडी हो गया। शुरुआत में बंटी समुद्री डाकुओं को ईशान ने पकड़ लिया था, लेकिन जब मोहन ने शेल्स टाउन के निवासियों से दावा किया तो उसने कहा कि उसने खुद उन्हें पकड़ लिया है। ये झूठ उसने सिर्फ अपने तक ही सीमित रखा था। इस धोखे से मोहन को डर लगता है कि अगर ईशान किसी दिन ईस्ट ब्लू वापस आ गया तो वो उसकी पोल खोल देगा। ईशान अब उसे लगभग भूल ही गया था, वह सिर्फ उसका पर्दाफाश करने के लिए ईस्ट ब्लू वापस कैसे आ सकता था। लेकिन मोहन निश्चिंत नहीं था। जितना वह इसके बारे में सोचता उतना ही उसे इयान के रवैये का एहसास होता। वह यह भी जानता था कि ईशान अब एक शिचिबुकाई बन चुका है और वह बस एक छोटा कर्नल है। ईशान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन खैर, समुद्री डाकू शिकारी ईशान मॉर्गन के गले में एक कांटे की तरह चुभ रहा है और वह उसके भीतर का शैतान बनने वाला है। धीरे धीरे मोहन बदल गया। उसने न केवल शेल्स शहर में धन कमाया बल्कि समुद्री डाकू शिकारी के पेशे से भी नफरत करने लगा।
इसलिए जब जोरो पहाड़ी भेल्डिक का इनाम लेने आया तो वह एक अंधेरी गली की ओर जा रहा था। और हुआ यूं कि मॉर्गन के बेटे हेलमेट पो को द्वीप पर कुछ भी करने का अधिकार मिल गया। बिगड़ैल बच्चा अपनी पहचान का इस्तेमाल करके शहर के निवासियों को धमकाता था और अंदाजा लगाओ कि द्वीप पर कौन आया है। जाहिर है जोरो को इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं थीं, इसलिए जोरो ने मॉर्गन के बेवकूफ बेटे हेलमेट पो की तुरंत पिटाई कर दी। जब हेलमेट पो रोया और अपने बूढ़े पिता को बताने के लिए वापस गया तो मोहन उत्तेजित हो गया और ठीक इसी समय जोरो पहाड़ी भेल्डिक को अपना इनाम लेने के लिए ले आया। न केवल वह ईशान की तरह एक समुद्री डाकू शिकारी था, बल्कि उसने अपने बेटे को भी पीटा था। जोरो के प्रति मॉर्गन का गुस्सा अचानक चरम पर पहुंच गया, इसलिए उसने तुरंत समुद्री सैनिकों को जोरो को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कस्बे के मरीन सैनिक वर्षों से मोहन से बेहद डरते थे, इसलिए उन्होंने मॉर्गन के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। भले ही उन्हें पता था कि जोरो ने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी उन्होंने उसे घेर लिया। जोरो के गुस्से के कारण उसके प्रतिरोध के बिना उसे पकड़ना असंभव था, इसलिए उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन ये मरीन जोरो के सामने कैसे टिक पाते? जोरो अब एक समुद्री डाकू शिकारी है जिसके पास ढेरों उपलब्धियां हैं, और प्रतिरोध के बीच उसने 153वीं शाखा में लगभग एक तमाशा खड़ा कर दिया था। इस समय मोहन ने कार्रवाई की, लेकिन उसने जोरो पर सीधा हमला नहीं किया, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो जीत नहीं पाता। लेकिन उसके पास एक और रास्ता था, जो जोरो द्वारा बचाए गए निवासियों को धमकाना था। उसने जोरो से कहा कि अगर वह आत्मसमर्पण नहीं करता तो इन निवासियों को सहयोगी मान लिया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके साथ समुद्री लुटेरों जैसा व्यवहार किया जाएगा। और साथ ही मोहन ने जोरो को आश्वासन दिया कि यदि उसे समुद्री बेस पर बांधकर 1 महीने तक जीवित रखा जा सके तो उसे तब तक रिहा कर दिया जाएगा। कहना ही होगा कि यह अच्छे लोगों की लाचारी है। जब बुरे लोग बेईमानी से दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं तो अच्छे लोग अक्सर अपनी ही नैतिक अवधारणाओं से प्रताड़ित होते हैं और फिर उन्हें दूसरे पक्ष की मांगें माननी पड़ती हैं। फ्रॉस्टमून गांव में पलाबधा जोरो अपने परिवेश के कारण दयालु था। मासूम लोगों को अपने साथ शामिल होने से बचाने के लिए जोरो को मॉर्गन की बात माननी पड़ी। फिर उसे बांध दिया गया। अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन शेल्स टाउन में सूरज बहुत तप रहा था और जोरो को नौसेना के प्रशिक्षण मैदान में बांधकर चिलचिलाती धूप में रखा गया था। यह जिद 8-9 दिन तक चलती रही। बंधे होने की वजह से मॉर्गन का बेवकूफ बेटा हेलमेट पो अक्सर नौसैनिकों के साथ आता था और बदला लेने के लिए बीच बीच में उसे पीटने लगता था। शारीरिक और मानसिक थकान जोरो को लगातार कमजोर कर रही थी, लेकिन वह फिर भी डटा रहा। यह एक जिद्दी मूर्ख है जिसे हम सब जानते हैं। जब तक उसके दिल में दृढ़ता है तब तक उसे सहारा देने की प्रेरणा मिलती रहेगी। जोरो को अभी भी बहुत कुछ करना है जो उसने अभी तक नहीं किया है, इसलिए वह यहाँ हार नहीं मानेगा। उसे पूरा विश्वास है कि वह बच सकता है। हालांकि जैसे ही सूरज उस पर चमक रहा था, शहर के बंदरगाह पर गुलाबी बालों और गोल चश्मे वाला एक छोटा लड़का पुआल की टोपी पहने एक किशोर के साथ नाव चला रहा था। दोनों साथ साथ द्वीप पर चढ़ गए। ललित समुद्र में गया और बिना किसी बदलाव के कबीर से मिला। फिर कबीर उसे शैल्स नगर ले गया। एक तलवारबाज के रूप में जोरो स्वाभाविक रूप से आक्रामक है, भले ही वह बंधा हुआ हो। जब ललित और कबीर मरीन बेस की दीवार पर लेटे हुए थे और जोरो को देखा तो डरपोक कबीर जोरो से डर गया। जब जोरो को लगा कि कोई आया है तो उसने दीवार के ऊपर से देखा और पाया कि दोनों उसे देख रहे हैं। वह 9 दिनों तक भूखा प्यासा बंधा रहा,
इसलिए उसने अपना मुंह खोला और ललित से कहा, अरे वहां जो बच्चा है, क्या तुम रस्सी खोलने में मेरी मदद कर सकते हो? काफी देर तक बंधे रहने के कारण जोरो को राहत की सांस लेनी थी। उसने मोहन से 1 महीने तक जिंदा रहने का वादा किया, लेकिन बंधे होने के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। उसकी बातें सुनकर कबीर डर गए और कांपते हुए बोले, अरे अरे। जब ललित ने जोरो की बातें सुनी तो वह जोरो की मदद करने और उसकी रस्सी खोलने के लिए जाना चाहता था, लेकिन कबीर को लगा कि जोरो, जो मरीन द्वारा पकड़ा गया था, एक हत्यारा हो सकता है और वह ललित को रोकना चाहता था। परिणामस्वरूप इस समय एक प्यारी सी छोटी लड़की प्रकट हुई, बाढ़ पार की और जोरो को एक चावल की गेंद दी। जोरो की गिरफ्तारी से कस्बे के निवासी बहुत नाराज थे, क्योंकि जोरो आखिरकार कस्बे के लोगों की रक्षा कर रहा था, लेकिन मोहन के डर से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन इस बच्ची ने ज्यादा नहीं सोचा और उसकी मदद करने चली गई। उसने सोचा कि हेलमेप्पो को मारने वाला व्यक्ति एक अच्छा इंसान होगा, इसलिए वह जोरो को कुछ खाना देना चाहती थी। लेकिन जोरो उस छोटी बच्ची को भगा पाता, जिसे अंदाजा भी नहीं था कि वह खुद को किस खतरे में डाल रही है। इससे पहले ही हेलमेप्पो नाम का एक आदमी वहां आ धमका। उसने उसके हाथों में चावल का गोला पकड़ा दिया। एक निवाला खाने के बाद उसे उसका स्वाद पसंद नहीं आया। उसने उसे जमीन पर पटककर कुचल दिया और फिर किसी से कहा कि उस छोटी बच्ची को बाड़े से बाहर फेंक दिया जाए। ललित ने छोटी लड़की को बाहर पकड़ लिया और उसने, जिसने पूरी घटना देखी थी और हेलमेप्पो और जोरो के बीच बातचीत सुनी थी, उसकी पैंट थपथपाई, दीवार फांदकर जोरो के पास आया। तुम अभी तक नहीं गए? जोरो ने आश्चर्य से ललित की ओर देखा। मैं समुद्र में जाकर समुद्री डाकू बनने के लिए एक साथी की तलाश में हूं, ललित ने कहा। ओह, क्या तुम मुझे आजाद करोगे, फिर मुझे अपना साथी बनाओगे? जोरो ने पूछा। ललित ने अपने सिर पर रखी टोपी को नीचे किया और कहा, मेरे पास अभी तक कोई योजना नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने सुना है कि आप एक बुरे व्यक्ति हैं। यह तथाकथित बुरा आदमी, जाहिर है, मोहन की खबर है। पूरे शहर में उसका ही बोलबाला है, इसलिए अगर वह कुछ उलट पुलट भी कर दे तो कोई उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं करता। द्वीप पर पहुंचने के बाद ललित और कबीर ने जोरो के बारे में यही सुना था। अगर तुम रस्सी खोलने में मेरी मदद नहीं भी करोगे तो भी मैं अपने आप जिंदा रह सकता हूं। अगर मैं 1 महीने तक टिक गया तो वो कमीना मुझे जाने देगा, जोरो ने कहा। जोरो अभी भी नादान था। उसने सोचा था कि मोहन सचमुच समझौते का पालन करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि मोहन इस बारे में सोचता ही नहीं। अगर जोरो ने सचमुच जिद की तो मोहन जोरो की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे जेल में डाल देगा। ललित जाने ही वाला था कि जोरो ने उसे रोक लिया। रुको, क्या तुम चावल का गोला उठाकर मुझे खिला सकते हो? जोरो ने हेलमेप्पो द्वारा रौंदे गए धूल भरे चावल के गोले को देखा। ललित ने चावल के गोले को देखा और आश्चर्य से बोला, क्या तुम इसे खाओगे? यह तो कीचड़ में बदल गया है। बकबक बंद करो। जोरो ने मुंह खोला और कहा, इधर लाओ। ललित के पास चावल का गोला जोरो को देकर उसके मुंह में डालने के अलावा कोई चारा नहीं था। जोरो ने कीचड़ और रेत से भरे चावल के गोले को कई बार चबाया, सिर उठाया और उसे निगल गया। जोरो ने सिर झुकाकर ललित से कहा, अरे बेटा, क्या तुम उस बच्ची को एक संदेश दे सकते हो? बस उसे बता देना कि चावल के गोले बहुत स्वादिष्ट थे। तुम्हारी मेहमानवाजी के लिए शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ। ललित अपनी हंसी रोक नहीं पाया। कहानी का ट्रैक थोड़ा अलग था। शुरुआत में जोरो हेलमेप्पो के कुत्ते को मारने के बाद पकड़ा गया था, लेकिन अब वह लोगों को धमका रहे हेलमेप्पो से मुठभेड़ और उसकी पिटाई के बाद पकड़ा गया।
लेकिन थोड़े बहुत अंतर के बावजूद ललित की मुलाकात जोरो से उसी जगह हुई। जब ललित वहां से चला गया और उसने छोटी बच्ची को ढूंढा तथा जोरो ने उससे जो कहा था उसे बताया, तो उसने छोटी बच्ची से पूरी कहानी सुनी। पहले तो उसने सोचा था कि जोरो, जिसे मरीन ने पकड़ लिया था, एक बुरा आदमी है, लेकिन अब ललित ने उसके बारे में अपना विचार बदल दिया है। इसी समय ललित की मुलाकात हेलमेप्पो से फिर से सड़क पर हुई और उसने न केवल रास्ते में शहर के निवासियों को डर के मारे उसके सामने झुकते देखा, बल्कि हेलमेप्पो से यह भी सुना कि उसके पिता ने 3 दिन बाद जोरो को मार डालने का फैसला किया है। ललित को तुरंत एहसास हो गया कि जोरो का आग्रह निरर्थक था और वह उसे जाने नहीं देना चाहता था। जैसे ही उसने सोचा कि जोरो गंदे चावल की गेंद खा रहा है, ललित ने शांति से चलते हुए सीधे हेलमेप्पोस के चेहरे पर वार कर दिया। कबीर डर गया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि ललित हेलमेप्पो पर भी हमला करेगा। ललित, पागल हो क्या? क्या तुम मरीन्स के दुश्मन बनना चाहते हो? कबीर ने झट से ललित को गले लगाया और उसे रोका। मैंने तय कर लिया, मैं उसे अपना पार्टनर बनाना चाहती हूँ। ललित बहुत गंभीर था। जब हेलमेप्पो ने मदद के लिए चिल्लाया और मरीन सैनिकों द्वारा उसे वापस ले जाया गया, तो ललित पुनः चौक पर लौट आया और जोरो के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने जोरो को अपना साथी बनने का प्रस्ताव दिया। जोरो ने पहले तो मना कर दिया, हालांकि उसके सामने ईशान एक उदाहरण के रूप में मौजूद था। जोरो की अवधारणा में समुद्री डाकू बुरे लोगों के प्रतिनिधि थे, लेकिन जब ललित ने उसे बताया कि मोहन समझौते का पालन करने का इरादा नहीं रखता है और उसे मारने का इरादा रखता है, तो जोरो ने हार मान ली। वह इसलिए डटा रहा क्योंकि उसे इस शहर के निर्दोष निवासियों के साथ खिलवाड़ करने का डर था, लेकिन जब उसने पाया कि उसकी दृढ़ता को उन लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया, तो जोरो क्रोधित हो गया। क्या तुम मुझे मेरी तलवारें ला सकते हो? जोरो ने ललित से कहा। क्या तुम ऐसे हथियार चलाने में माहिर हो? ललित ने खुश होकर पूछा। खैर, आप ऐसा कह सकते हैं। जोरो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था। ललित ने और कोई सवाल नहीं पूछा और मरीन बेस की ओर भागा, और इस समय बेस में मोहन अपने सैनिकों को इकट्ठा कर रहा था और अपनी मूर्ति स्थापित कर रहा था। नतीजा यह हुआ कि ललित ने सीधा हाथ बढ़ाया और नौसैनिक अड्डे जाने का एक छोटा रास्ता पकड़ लिया। उसने सीधे उस मूर्ति को चकनाचूर कर दिया जिस पर मोहन को गर्व था। मोहन और नौसैनिकों की आंखें फाड़े देखते हुए वह आदमी खुशी से बोला, ओ, यह तो खतरनाक था, मैं तो लगभग गिर ही गया था। अगली बात कहने की जरूरत नहीं कि ललित ने मरीन बेस में बड़ा हंगामा मचाना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में सैनिकों का पीछा करते हुए वह जोरोस तलवारों की तलाश में चला गया। और इसी समय कबीर चौक में था और रस्सियां खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। जोरो चाहता था कि वो चला जाए, पर कबीर तो हमेशा से डरपोक रहा है, आज वो बहादुरी दिखाने लगा। उसे याद आया वो बात जो उसके दोस्त ईशान ने उससे कही थी। वह जोरो और ललित की मदद करने की पूरी कोशिश करना चाहता था, लेकिन इसी दौरान उसे अचानक गोली मार दी गई। जब पता चला कि कोई कैदी जोरो को छुड़ाना चाहता है, तो मोहन ने अपने समुद्री सैनिकों को भेजा, जिन्होंने तुरंत बंदूकों के साथ दोनों को घेर लिया। हालांकि इस समय जोरो को नहीं खोला गया है, लेकिन मोहन ने गोली चलाने का आदेश दे दिया है। जब जोरो ने सोचा कि उसे और कबीर को मार दिया जाएगा, तो एक आकृति अचानक उनके सामने आ गई और उसने अपने शरीर से गोलियों को रोक दिया। ललित जोरो की तलवारें लेकर वापस आया। हालांकि उसके शरीर पर कई गोलियां लगीं, फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, और जब उसने अपना शरीर तान दिया, तो गोलियां वापस लौट गईं। जोरो ने आश्चर्य से ललित को देखा और आश्चर्यचकित हुआ। तुम एक शैतान फल उपयोग करता निकले। आह!
तो तुम्हें शैतानी फलों के बारे में भी पता है। ललित ने सिर घुमाया और मुस्कुराया। जोरो को पक्का पता है कि शैतानी फल क्या होता है, और उसने इसे अपनी आंखों से देखा है। जब उसने सोचा कि कुइना अपना शैतानी फल खा रही है और हर रोज उसकी गांड मारने लगी है, तो जोरो बहुत परेशान हुआ और बोला, हूँ, सारे शैतानी फल विधर्मी हैं। मैं तुम्हारे लिए तलवारें ले आया हूँ। ललित ने जोरो की तलवारें उसकी पीठ से उतार दीं, जबकि समुद्री सैनिक दंग रह गए और बोला, इतनी सारी तलवारें कैसे हैं? ललित कुल 3 ब्लेड लाया। शायद इयान का जोरो के साथ प्रशिक्षण कारगर रहा। उसने अपने मुंह में एक बड़ा पत्थर रखा और आखिरकार जोरो को एक मजबूत काटने की शक्ति विकसित करने दी। जब जोरो समुद्र में गया, तब भी उसने सेंटोरियो 3 तलवारों वाली शैली का रास्ता अपनाया। एकमात्र अंतर यह है कि जोरो के संग्रह में वाडो इचिमोंजी नहीं था, क्योंकि यह कटाना कुनिना द्वारा छीन लिया गया था। जोरो के वर्तमान संग्रह में केवल 3 साधारण ब्लेड थे। जब ललित जोरो के लिए रस्सियां खोल रहा था, तब मोहन ने अंतः प्रतिक्रिया व्यक्त की। अरे, वो छोटा बच्चा भी शैतानी फल इस्तेमाल करने वाला है। मोहन थोड़ा डरा हुआ था। उसने बग्गी की क्षमताएं देख ली थीं। जल्दी करो, मार डालो इन्हें। मोहन ने जल्दी से आदेश दिया, गोलियां इन पर बेअसर हैं, इन्हें तलवारों से काट डालो। समुद्री सैनिकों ने अपने ब्लेड निकाले और ललित की ओर दौड़ते हुए चिल्लाए, लेकिन इस बार ललित ने जोरो का हाथ छुड़ा लिया। इस समय कबीर अंततः गोली लगने के बाद जाग गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि कई समुद्री सैनिक ललित और जोरो को घेरे हुए हैं और एक साथ उन पर वार कर रहे हैं। जब उसने सोचा कि ललित और जोरो मरने वाले हैं, तो उसने पाया कि जोरो मुक्त हो चुका था। उसके दोनों हाथों में एक एक कटाना और मुंह में एक एक तलवार थी, और तीनों ब्लेड एक साथ सैनिकों को काट रहे थे। कमाल है! ललित ने उत्साह से अपनी बाहें ऊपर उठाईं। आज्ञाकारी होकर अपनी जगह पर खड़े रहो, वरना अगर तुमने हिलने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। जोरो ने नाविकों को जानलेवा निगाहों से घूरा। ओके। मरीन सैनिकों का एक समूह रोने वाला है। सैनिकों की गर्दन पर तलवारें रखते हुए जोरो ने ललित से कहा, मैंने तुम्हारे साथ समुद्री डाकू बनकर समुद्र में जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, लेकिन मेरी अपनी एक महत्वाकांक्षा है। मैंने खुद से और 2 अन्य लोगों से वादा किया है कि मैं उन सबको पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनूंगा। मेरी प्रतिष्ठा चाहे जो भी हो, मैं यह जरूर करूंगा। मैं दुनिया को अपना नाम बताऊंगा। ओह! ललित ने मूर्खतापूर्ण ढंग से सिर हिलाया। तुमने मुझे अब समुद्री डाकू बना दिया है, इसलिए अगर तुम मुझे मेरे सपने पूरे करने से रोकोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जोरो ललित पर गरजा, क्या हम इस पर सहमत हो सकते हैं? दुनिया का सबसे महान तलवारबाज? ललित मुस्कुराया। यह तो कमाल है, मैं समुद्री लुटेरों का राजा बनने वाला हूँ और तुम समुद्री लुटेरों के राजा के साथी हो, यह तो कमाल की बात होगी। यह अच्छा लगता है। जोरो थोड़ा मुस्कुराया और गुनगुनाया। जब बेड़ियां पूरी तरह से खुल गईं, तो जोरो और ललित क्रोधित हो गए और दोनों ने मिलकर समुद्री सैनिकों को पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब मोहन लड़ाई में शामिल हुआ, तो ललित ने उसे जमीन पर दबा दिया। हेलमेप्पो ने कोबी के सिर पर बंदूक तान दी और ललित और जोरो को धमकी दी कि अगर उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया तो वह उसे मार डालेगा। हालांकि इस समय कबीर लफी का बोझ बनने को तैयार नहीं था और उसने ललित से उसे छोड़ देने के लिए कहा। ललित ने कोबी की बात सुनी और सीधे गोली चला दी। उसका और जोरो का अद्भुत सहयोग था। ललित ने गोमू गोमुनो पिस्तौल से हेलमेप्पो के चेहरे पर मुक्का मारा
और जोरो ने भी लफी की पीठ की रक्षा की और मोहन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। शाबाश जोरो, ललित ने बिना सिर घुमाए कहा। यह तो केक का टुकड़ा है कैप्टन, जोरो ने अपनी तलवार का हैंडल काटते हुए जवाब दिया। ईस्ट ब्लू की सतह पर एक छोटी नाव समुद्री हवा के झोंके के नीचे आगे बढ़ रही थी। ललित और जोरो नाव में बैठे बातें कर रहे थे। मोहन को मार गिराने के बाद वे द्वीप छोड़कर चले गए और कबीर मूल कहानी की तरह शेल्स शहर में एक नौसैनिक के रूप में रहने लगा। ललित और जोरो मोहन को हराने के बाद आधिकारिक तौर पर समुद्री डाकू बन गए। जोरो, ललित नाव में आधा लेटा हुआ अपनी पुआल की टोपी दबा रहा था और उसने जोरो से पूछा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कबीर मरीन बनना चाहेगा। उसने बताया कि किसी ने उसे पहले भी प्रोत्साहित किया था। उस व्यक्ति का नाम क्या है? यह ईशान है। जोरो का चेहरा थोड़ा बदसूरत था, इसलिए उसने गुस्से से जवाब दिया। उसे नहीं लगा कि ललित जिस गुलाबी बालों वाले लड़के को लाया था वह उसके बड़े भाई ईशान से मिल चुका था और ईशान द्वारा बंटी पायरेट्स को पकड़ने की पूरी प्रक्रिया में उसका भी हाथ था। अगर कबीर ने बातचीत के दौरान इस बारे में बात न की होती तो जोरो को पता ही नहीं चलता। इससे जोरो बहुत दुखी हो जाता था क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि ईस्ट ब्लू में जहां भी वह जाता है उसे इयान का नाम सुनाई देता है। हालांकि वह उसका भाई है, उसे हमेशा लगता था कि प्रकाश की सारी किरणें उसी पर हैं। हाँ हाँ, ललित बेसुध सा हंसा और बोला, जोरो, तुम्हारा चेहरा तो बहुत भद्दा है। लगता है तुम इस ईशान नाम के आदमी को जानते हो? बिल्कुल, जोरो ने सिर हिलाया और कहा, वह मेरा बड़ा भाई है। बड़ा भाई? ललित अपने शरीर को ऊपर उठाकर बैठ गया, अपने हाथ टखनों पर रखे और आश्चर्य से बोला, क्या यह सचमुच तुम्हारा बड़ा भाई है? हाँ हाँ, जोरो बोला, यह सच है कि मैं उसे बड़ा भाई कहता हूँ, लेकिन हमारा खून का रिश्ता नहीं है। वाह, ललित हंसा और बोला, मेरा भी एक बड़ा भाई है। वह भी समुद्री डाकू बनकर गया था, लेकिन मुझसे पहले। यह सुनकर कि ललित का असल में एक बड़ा भाई भी है, जोरो को अचानक थोड़ा गुस्सा आया और उसने कहा, क्या तुम्हारा भाई भी समुद्री डाकू है? लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा भाई मेरे जितना ताकतवर तो नहीं है। बकवास बंद करो, आरव कमाल का है, बहुत ताकतवर है। ललित गुस्से से बोला, अब तक तो बहुत ताकतवर समुद्री डाकू बन गया होगा। नतीजा यह हुआ कि जोरो बहुत नाराज हो गया। कितना ताकतवर? क्या वह शिचिबुकाई के स्तर तक पहुंच पाएगा? ईशान अब शिचिबुकाई का सदस्य है। शायद इसलिए कि दोनों बड़े भाई थे और तुलना के मनोविज्ञान के चलते जोरो ने ललित को इयान की पहचान बताई। हालांकि वह स्वीकार नहीं करना चाहता था, फिर भी ईशान की उपलब्धियों से जोरो को ईर्ष्या और गर्व हुआ। खैर, पूरी दुनिया शायद इयान का नाम पहले से ही जानती होगी। हालांकि यह अफसोस की बात है कि वह दिखावे की इच्छा में अंधा हो गया था। शिचिबुकाई क्या है? क्या यह स्वादिष्ट है? ललित ने मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछा। तुम? जोरो गुस्से से दांत पीस रहा था, सोच रहा था कि वो गलत नाव पर चढ़ गया है। उस आदमी को तो शिचिबुकाई भी नहीं पता। क्या ये बेवकूफ समुद्री डाकू सच में उसका कप्तान है? ललित को सहज रूप से यह समझाने के लिए कि उसका भाई ईशान कितना शक्तिशाली है, जोरो को अपनी लार बर्बाद करनी पड़ी और ललित के लिए शिचिबुकाई के ज्ञान का जादू करना पड़ा। जब बात खत्म हुई तो ललित ने एक गंभीर वाक्य कहा, फिर भी तुम्हारा भाई आरव जितना ताकतवर तो नहीं है। क्योंकि मैंने आरव को कभी किसी लड़ाई में नहीं हराया। जोरो ने जब ये सुना तो बस अपना चेहरा ही ढक पाया। उसने पाया कि लफी के दर्शन में
जिसे वो नहीं जीत सकता, वो सबसे शक्तिशाली है। जब वो दोनों ईशान और आरव इस सवाल से जूझ रहे थे कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके दो भाई एक साथ किसी मिशन पर निकल रहे हैं। यह तो कहा ही जा सकता है कि भाग्य सचमुच अद्भुत है। जब दोनों अभी भी बहस कर रहे थे, तो अचानक उन्हें दूर से एक तेज आवाज सुनाई दी। यह क्या है? ललित खड़ा हुआ और आवाज की दिशा में देखने लगा। परिणामस्वरूप उन्होंने दूरी पर एक अजीब सा दिखने वाला बड़ा जहाज देखा, जो आगे चल रहे एक छोटे जहाज का न केवल पीछा कर रहा था, बल्कि लगातार गोलीबारी भी कर रहा था और नाव को डुबोने की कोशिश कर रहा था। तोप के गोलों के हमले से बचने के लिए नाव समुद्र में अपनी दिशा बदलती रही। इसमें क्या बात है? ललित और जोरो दोनों यह दृश्य देखते हैं। हालांकि इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने देखा कि नाव ने अचानक दिशा बदल दी और तेजी से उनकी ओर बढ़ी। पीछे से गोलीबारी करने वाले बड़े